तो हमारा क्वेश्चन है कि एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घुमाई जा रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। तो ये डेरिवेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। हर वर्ष लगभग इसको पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें मान लेते हैं एल लंबाई की हमारी ये कोई ओ क्यू छड़ है, ठीक है। इसकी हमने लंबाई क्या मान ली, एल। ये मान लो किसी समय अंतराल में घूमकर क्यू स्थिति से पी स्थिति में आ जाती है और इसके द्वारा डी थीटा कोण इतने में घूमा गया। तो इसके लिए हमें परिधि की लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो परिधि की लंबाई कैसे निकाल लेंगे कि हमें पता है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप को हमने नाम दिया है पी क्यू और त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी एल, ठीक है। अब कोण हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है डी थीटा। तो यानी कि डी थीटा बराबर पी क्यू बटा एल। यहाँ से हम पी क्यू यानी चाप की लंबाई को अगर ज्ञात करते हैं तो हमारा क्या आएगा एल इंटू डी थीटा, ठीक है। ये हमें आगे डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको पहले ही ज्ञात कर लिया। आइए अब देखते हैं कि हमें डेरिवेशन करना कैसे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, जो हमें हिंदी लिखनी होती है वो भी हमें चित्र को ही देख करके और थोड़ा जो हमने पढ़ रखा है उसके हिसाब से ही, ठीक है, थोड़ा दिमाग का उपयोग करेंगे तो हम विज्ञान की भाषा में उसको आसानी से लिख पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे क्या करेंगे, माना एल लंबाई की छड़, माना एल लंबाई की छड़ को एक समान, एल लंबाई की छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, क्या लिखा, माना एल लंबाई की छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग, ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः, एक सिरे के परितः घुमाया जा रहा है, एक सिरे के परितः घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से कहेंगे माना जो छड़ है क्यू बिंदु से पी सिरे तक, मान लो dt समय में आती है तो हम क्या लिखेंगे, dt समय अंतराल में, माना dt समय अंतराल में छड़ क्यू स्थिति से पी स्थिति में है। तब अब ये इस स्थिति में है तो छड़ द्वारा, अब हम क्या करेंगे, छड़ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, तो हम क्या कहेंगे, छड़ द्वारा घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल। तो हम कितना मान लेंगे इसको डीए, क्योंकि इस समय में हम dt समय में बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल भी हमारा सूक्ष्म ही होगा जिसको हम डीए लिखेंगे। और डीए बराबर क्या होगा, त्रिभुज ओ क्यू पी का क्षेत्रफल। ये किसके बराबर होगा, त्रिभुज ओ क्यू पी के क्षेत्रफल के बराबर। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज, इसको क्या लिखेंगे डीए, तो डीए बराबर हमारा क्या आएगा कि त्रिभुज ओ क्यू पी जो होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार यानी लंबाई हम कह देंगे और गुणे ऊंचाई, इसको हम क्या मान लेंगे ऊंचाई, यानी चाप को सूक्ष्म मानेंगे तो ये ऊंचाई के ही जैसा काम करेगी। तो चाप हमारी कितनी निकली, एल इंटू डी थीटा, यानी ये हमारा निकला है एल डी थीटा। तो यहाँ पर हम मान भर देंगे एल डी थीटा।
तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, 1/2 L गुणा L, तो L स्क्वायर और इंटू डी थीटा। क्लियर हो रहा है। अब आगे देखते हैं, हमें जाके इसमें हम क्या करेंगे, dt से, इस dt समय अंतराल से, यानी कि क्षेत्रफल की दर ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल दर क्या होगी, क्षेत्रफल दर, तो यानी कि dA बटे क्या कर लेंगे, dt। अच्छा, हमने इधर dt से यूं कह लो भाग कर दिया, तो इधर भी क्या होगा, 1/2 L स्क्वायर डी थीटा बटे dt। क्लियर। और चूंकि हम जानते हैं कि डी थीटा बटे dt क्या है, कोणीय वेग परिवर्तन, सॉरी, कोणीय विस्थापन की दर, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, ओमेगा, यानी कोणीय वेग। तो इसकी यानी डी थीटा बटे dt बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो हमारा फाइनल यहाँ से क्या आया, dA बटा dt बराबर 1/2 L स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। और इस डी थीटा बटे dt की जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे, ओमेगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर या समीकरण क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पर हम इसको रोक देंगे। हमें क्या ज्ञात करना है कि इस छड़ के सिरों पर उत्पन्न या प्रेरित विद्युत वाहक बल, यही तो ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, -d∅ बटे dt। ठीक है। तो हमारा जो फैराडे का दूसरा नियम है वो, या लेंज का नियम कहता है कि जो सूत्र होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का, वो इतना होता है d∅ बटे dt। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो फाई होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए कितना होता है, B × A। ठीक है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स। तो भाई हम यहाँ पर मान पुट कर लेंगे, तो E बराबर माइनस, और D और फाई की जगह पर हम मान पुट कर देंगे B × A, और बटे में क्या हमारे पास है, dt। क्लियर। तो यहाँ पर से हमारा क्या निकल के आएगा, E बराबर माइनस, B तो नियतांक है dt के सापेक्ष, इसको हम बाहर कर लेंगे, तो B dA बटा dt। सही है। यहाँ माइनस चिन्ह सिर्फ विरोध को दर्शाए, इसको दर्शाता है, इसको हम न्यूमेरिकली यूज करें नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लगाएं और या फिर छोड़ दें, इससे अभी इस समय हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो E बराबर B, और समीकरण 1 से dA बटे dt की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है कि 1/2 L स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो हम यही मान यहाँ पर रख देंगे, तो 1/2 L स्क्वायर ओमेगा, हमने dA बटे dt की जगह पर समीकरण 1 से क्या कर दिया, मान उठाकर रख लिया है। ठीक है, तो समीकरण 1 से, अतः E बराबर हमारे पास क्या आया, 1/2 ओमेगा को हमने थोड़ा पहले लिख लिया, फिर B और इंटू L स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E, यानी E बराबर उसने सिद्ध करने को कहा था 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, तो वही आ गया 1/2 ओमेगा B इंटू L स्क्वायर। दूसरा हमारा डेरिवेशन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है कि आइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। काफी आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी। तो आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पर एक m डैश परावर्तक तल है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, माना m डैश एक परावर्तक तल है, तो इस पर कोई तरंगाग्र आपतित हो रहा है। तो किसी टाइम मान लो ये जब तरंगाग्र कोई PQ है, इस पर आपतित हो रहा है, तो ये जो मतलब इसका ए सिरा P का जो है पहले ही परावर्तक तल से टकरा जाएगा, यानी इसका ए सिरा पहले ही से टकरा जाएगा, और जहां से हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चलने लगेंगी। ठीक है, और जब ये मान लो यहाँ पर B पर था, तब ये कहाँ पहुंच चुका था, A पर। इसी प्रकार मतलब यहाँ जब ये B से C तक मान लो बिंदु तक आएगा, B वाला सिरा तरंगाग्र का, तब तक ये मान लो यहाँ से D बिंदु तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो यानी B से C तक आने में तब तक A से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी वो कहाँ तक पहुंच चुकी होंगी, D तक। तो यहाँ से तरंगाग्र का परावर्तन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हम मान लेंगे इनको, ये RS हमारा तरंगाग्र परावर्तित हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लंब खींचे
तो इसको हमने नाम दे दिया N2 और यहाँ पर जो लंब खींचा उसको हमने नाम दे दिया N1। ठीक है, अब देखो अब लंब और आपतित किरण के बीच हमेशा क्या होता है, आपतन कोण बनता है। तो हमने इसको क्या कहा, आई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें ये वाला कोण 90 है तो ये वाला कोण भी हमारा क्या होगा, इतना पूरा कोण 90। तो जब ये इस पूरे का 90 है तो इनका और इनका जोड़ क्या होगा 90। तो मतलब क्या है कि ये वाला हमारा हो जाएगा 90 माइनस आई, क्योंकि टोटल 90 है तो उसमें से अगर इतना घटा देंगे तो ये वाला हमारा कोण, भाई इतना टोटल 90 और इतना आई, तो टोटल में से अगर इतना घटा देंगे तो बचेगा इतना, वो हमारा क्या आ जाएगा 90 माइनस आई। ठीक, अब ध्यान देते हैं, अब थोड़ी देर के लिए हमें ये कोण नहीं ज्ञात है तो हम इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे एक्स थोड़ी देर के लिए। अब इधर ध्यान दें तो हमने ये वाला क्या खींचा था AN1 लंब, तो ये वाला कोण भी पूरा हमारा क्या होगा 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण, तो x का मान चाहिए तो ये यहाँ से यानी इतना और प्लस इतना है तो इतना ही तो है 90। तो हम इसको क्या कर लेंगे 90 और माइनस आई मतलब इतना कोण और प्लस इतना कोण यानी x। और ये किसके बराबर है, समकोण के यानी कि 90 डिग्री के। बात समझ पा रहे हो, तो 90 से भाई 90 गया कट, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, आई, x बराबर आई को उधर ले जाएंगे तो आई, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी मिलेगी आई, यानी ये वाला कोण हमारा कितना निकल के आ गया आई। ठीक इसी प्रकार अपवर्तित किरण हमारी क्या है, ये वाली, और अभिलंब के बीच कोण क्या बनेगा आर। ठीक है, तो जब इसके बीच आर बन रहा है तो ये वाला कोण कितना होगा, इसी को देखते हुए 90 माइनस आर। ठीक, और जब ये 90 माइनस आर हो गया तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा आर, जैसे हमने इसका निकाला वैसे उसको कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना PQ तरंगाग्र, PQ तरंगाग्र माना PQ तरंगाग्र A बिंदु पर, PQ तरंगाग्र A बिंदु पर टकराता है, तो A बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं, तो A बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में v वेग से चलने लगती हैं। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि PQ तरंगाग्र जब चलेगा आगे आएगा mm डैश परावर्तक तल पर, तो इसका A सिरा पहले इस बिंदु से टकराया जाएगा और जहां से प्रकाश किरणों का तरंगाग्र का क्या होगा परावर्तन, अर्थात द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं की हमने जो चाल है वो मान ली v वेग से आगे चलेंगी। ठीक है, तब चलने लगती हैं, तब B से C बिंदु तक तरंगाग्र को t समय लगता है। तो BC बराबर हमारा कितना आ जाएगा, BC भाई क्या हो गए, मान लिया B से जो तरंगाग्र है C तक जाएगा तो उसको कितना टाइम समय लगेगा t। तो BC हमारी क्या हो गई दूरी बराबर क्या होता है चाल, और चाल हमने क्या मानी B और गुणे समय। तो ये हमारा समीकरण नंबर हमने मान लिया 1। ठीक, इसी प्रकार द्वितीयक तरंगिका t समय में A सिरे से, इसी प्रकार जो द्वितीयक तरंगिका यहाँ से उत्पन्न होगी वो t ही समय में जब तक ये B से C तक जाएगी तब तक A से कहाँ तक चली जाएगी D तक, A से D तक जाती है, तब AD बराबर भी भैया क्या हो जाएगा भाई चाल यानी B और गुणे समय t।
तो दोनों बीटी के ही बराबर हैं, तो आपस में भी क्या होंगे, बराबर। यानी हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कि AD बराबर BC और बराबर BT। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, तीसरा। ठीक, इतने पर रोक दिया। अब क्या करते हैं, यहां से हम त्रिभुज लेकर चलेंगे ABC, क्योंकि इसमें हमें परावर्तन सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना होगा कि I जो कोण है सदैव R के बराबर होता है, यानी परावर्तन कोण के बराबर, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम कह पाएंगे कि जो डेरिवेशन हमने किया है वो परावर्तन के लिए ही किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, जैसे हम हाई स्कूल में प्रमेय करते थे, ठीक उसी प्रकार से क्या लेंगे, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ADC। में अगर इनमें हम बात करें तो कोण जो B है और इसका कोण जो D है, कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा, D। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही समकोण है, अर्थात दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार अब इस त्रिभुज में देखें तो ABC में जो AC भुजा है वो आ रही है बराबर। अगर हम इसमें गिने ADC तो इसमें भी AC भुजा आ रही है, तो AC भुजा AC के बराबर है। अब क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये रेखा क्या है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। ठीक है, तो इसीलिए इस भुजा को हमने बराबर किया। अब दूसरी कंडीशन हमने समीकरण 3 से देखनी है, कह रहा है कि AD बराबर BC। अब क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों BT के बराबर है, क्योंकि ये 4 गुणे समय यानी दूरी है। तो BC यानी ये इस त्रिभुज की ये वाली दूरी और इस वाले त्रिभुज की ये वाली दूरी, ये दो भुजाएं बराबर। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 3 से हो गया। अब किसी त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो उन त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज। तो अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज ADC के क्या हो गया, सर्वांग सम। अब किसी त्रिभुज को सर्वांग सम कहने का मतलब होता है उसके जितने भी पार्ट यानी अंग है या भाग है वो बराबर होंगे, अर्थात भुजा के साथ और कोण के साथ। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो कोण त्रिभुज ABC का जो कोण है BAC, त्रिभुज ABC का कोण BAC, त्रिभुज ABC का कोण BAC बराबर किसके हो जाएगा, ADC के त्रिभुज DCA के, कोण DCA के। ठीक है, तो BCA हमारा कितना हमने निकाला था, I कोण, और DCA कितना निकला था हमारा, कोण R। ठीक है, परावर्तन का नियम हमारा क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं हाइगन्स की द्वितीयक तरंगों के सिद्धांत का प्रयोग करके हमने परावर्तन की व्याख्या को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 4 TQ माइनस 10T प्लस 70 वेबर है। तो T बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमें जो दिया है इसका सलूशन कैसे करेंगे, दिया है कि फाई बराबर 4 TQ माइनस 10T और प्लस 70। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कि होता है d∅dt। ये तो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। तो यहां से हम क्या करेंगे, E बराबर d/dt ऐसे रहने देंगे और फाई का मान जो हमें दिया गया वो यहाँ पर हम भर लेंगे। तो 4 TQ माइनस 10T और प्लस 70। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ये d/dt का मतलब क्या होता है, अवकलन क्या करते हैं, जो घात हो उसकी इसके साथ गुणा, 4 तियां 12 और जो घात थी उसमें से एक घात कम कर देंगे, 3 थी तो इसकी घात 1 कम, तो कितना रह गया 2। तो ये हमारा हो गया 4T की घात 3 मतलब 4T की घात 3 का अवकलन। इसी प्रकार इसमें अगर हम घात नहीं दी तो हम मान लेंगे 1, तो 10 1 कम 10 घात आगे की और इसमें से 1 कम करेंगे तो T की घात कितनी बचेगी, 0। और किसी घात 0 हो उसका मान क्या होता है, 1। ठीक है,
तो इतना रह गया। और 70 इसमें टी है नहीं, तो किसी अचर पद का अवकलन सदैव क्या होता है, 0 होता है। तो ई बराबर हमारा कितना आ गया, इतना। तो ई बराबर कितना बचा, 12t² माइनस 10। अब चूंकि हमें दिया क्या है, टी बराबर 2 सेकंड पर हमें विद्युत भाग बल की गणना करनी है। तो हम क्या कर लेंगे, ई बराबर 12 गुणा इसकी यहाँ पर 2 का वर्ग और माइनस 10। भाई 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 12 गुणे 4 माइनस 10 यानी कि 12 चौक 48 और माइनस 10 यानी कि बराबर 38 वोल्ट। ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना विभव निकल आएगा या प्रेरित विद्युत भाग बल, 38 वोल्ट।